नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपका हमेशा की तरह स्वागत करता हूं कंपटीशन कम्युनिटी पे। मैं गणेश आदित्य। ठीक है, आज आपके लिए लाया हूं मैं वैदिक सभ्यता से लेकर महाजनपद के बीच का काल का एमसीक्यूज के बारे में। इसके बारे में हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो 2 पार्ट में रहेगा। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज हम 1 पार्ट में कर रहे हैं। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं वैदिक सभ्यता से लेकर महाजनपद के काल के मध्य से संबंधित जितने भी संभावित प्रश्न हैं। ठीक, चलिए आज देख लेते हैं। आज हमारा पहला प्रश्न है, ठीक, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक, तो पहले एक एक करके देखिए। अर्थात यहाँ पर हम ऋग्वेद के संबंध में है। ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के संबंध में है। ठीक, जैसे कि सोम, ऋग्वेद में सोम का वर्णन है, तो सोम 9वां मंडल में है। ठीक, गायत्री 3रा मंडल, वर्ण व्यवस्था 10वां मंडल और शिक्षा 1म मंडल। तो इसमें से ध्यान रखिएगा सुमेलित नहीं कौन सा है? ठीक, शिक्षा के बारे में ठीक 1म मंडल में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा आपका सही कौन सा है? ठीक, यानी कि सुमेलित कौन सा है? तीनों सुमेलित है। सोम 9वां मंडल में है, गायत्री मंत्र 3रा मंडल में है, वर्ण व्यवस्था 10वां मंडल में है। ठीक, देखिएगा ये जो 10वां मंडल के पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त। ठीक, इसी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। 3रा मंडल की रचयिता कौन है? ठीक, विश्वामित्र। ध्यान रखिएगा, विश्वामित्र। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई है? विश्वामित्र के द्वारा की गई है। ठीक है, और ये जो गायत्री मंत्र है वास्तव में किसको है समर्पित है? तो ध्यान रखिएगा, सविता ठीक नामक देवता को समर्पित है। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? क्लियर रखिएगा, ठीक, नहीं था। ठीक है, चलिए देखते हैं। जौ, गेहूं, चावल और तंबाकू। तो ध्यान रखिएगा, जौ तो बहुत प्रसिद्ध उनका खाद्य था। ध्यान रखिएगा, ठीक है, चावल भी उपलब्ध था, गेहूं भी उपलब्ध था। तो इसका उत्तर आएगा आपका तंबाकू। ध्यान रखिएगा, ठीक, तंबाकू का ज्ञान जो है ठीक वैदिक काल के लोगों को नहीं था। क्लियर है? ठीक, तंबाकू का जो प्रथम प्रचलन कहाँ मिलता है? चीन में मिलता है। ध्यान रखिएगा, चाइना में। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? या वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, यह प्रश्न आपको यह बता रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में ठीक वैदिक गणित के बारे में दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें से ठीक पहला देख लेते हैं, शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्बसूत्र और छांदोग्य उपनिषद। तो इसका सही उत्तर होगा शुल्बसूत्र। ध्यान रखिएगा, शुल्बसूत्र में गणित के बारे में दिया गया है। गणित में इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सूत्र में ठीक है किसकी चर्चा की गई है? गणित की चर्चा की गई है, कोई डाउट नहीं है। ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किस या निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ठीक, अर्थात आपको यहाँ पर ग्रंथों के क्रम बताना है। ठीक, काल क्रम के अनुसार कौन से ग्रंथ कब लिखे गए हैं, अर्थात क्रमशः। पहले देख लेते हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। पहला ऑप्शन है। दूसरा है वेद, उपनिषद, ब्राह्मण और आरण्य। ठीक, अर्थात यहाँ पर हम तो ये तो बात निर्विवादित है कि वेद जो है वो सबसे पहले लिखे गए हैं, उससे पहले उपनिषद नहीं लिखे गए हैं। तो 3 आपको वेद मिलने वाला है, 3 जगह वेद मिल रहा है। अब हम दूसरे क्रम का निर्धारण करते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ पहले लिखे गए थे या उपनिषद या आरण्य। ठीक, यहीं से सारा खेल आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ सबसे पहले लिखे गए थे। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आएगा, उसके बाद आरण्य, देन आफ्टर उपनिषद। उपनिषद के बारे में ध्यान रखिएगा, उपनिषद जो है आपके गुप्त काल तक का वर्णन होता है। अर्थात गुप्त काल यानी काफी बाद तक का ठीक है वर्णन किसमें है? उपनिषद में है। तो आप उपनिषद को सबसे लास्ट में ऐसे ही ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर उपनिषद को ट्रेस कर रहे हैं ठीक फर्स्ट एंड लास्ट तो 2 ही विकल्प आ रहा है, लेकिन आपको ब्राह्मण याद है ठीक तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यह प्रश्न अनेक बार पूछा जा चुका है और इसकी संभावना और है कि बहुत सारे
प्रश्नों परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा। ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि बहुत ही बेसिक है। तो ये जो वाक्य है सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से? तो आपके पास विकल्प है मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद, वास्तव में ठीक कठोपनिषद होता है, कठोप उपनिषद, ठीक, ईश उपनिषद, ठीक, या बृहदारण्यक उपनिषद। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, सत्यमेव जयते का वर्णन है आपका मुंडक उपनिषद में। कहां पर वर्णन है? ठीक, मुंडक उपनिषद में किसका वर्णन है? सत्यमेव जयते। और इसी मुंडक उपनिषद में एक और चीज कहा गया है यज्ञ के बारे में। ध्यान रखिएगा, इस चीज को हम क्लास में पढ़ चुके हैं। यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है, टूटी हुई नाव, ठीक है। अर्थात यज्ञ जो है आपका टूटा हुआ नाव है, वो आपको नदी पार नहीं करा पाएगा, नदी पार करा नहीं पाएगा इन द सेंस, ठीक है, कि आपको इस जीवन में केवल वो एक सहायक भले है, लेकिन वो आपको पार नहीं करा पाएगा। क्लियर है? तो मुंडक उपनिषद में सत्यमेव जयते की चर्चा की गई है। ठीक, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ठीक, किसके प्रतिपादक? वैशेषिक दर्शन के। तो एक एक करके देखिए भाई। ठीक, आपको हमने ट्रिक में बताया था विशेष कण, क्या बताया था? विशेष कण अर्थात कणाद। ठीक, तो आपका वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? कणाद। ठीक, तो और ध्यान रखिएगा एक और नाम है उलूक। तो कणाद और उलूक के नाम से हम जानते हैं दोनों को, ध्यान रखिएगा, कई नाम है, कणाद या उलूक। तो क्लियर है इसमें? ठीक, कपिल द्वारा कौन सा प्रश्न था? कपिल का था सांख्य दर्शन का, सांख्य। ध्यान रखिएगा, गौतम का था न्याय दर्शन, न्याय। ठीक, पतंजलि का था योग दर्शन। ठीक, तो ये आपका पूरे हो गए। ठीक, उलूक अर्थात कणाद द्वारा किसका रचना है? ठीक, या किस दर्शन के प्रतिपादक थे? ये वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न ये कहता है कि किस वेद में सभा और समिति का वर्णन है? ठीक, किस वेद में सभा और समिति का वर्णन है? तो चैप्टर में हम इसको पढ़ चुके हैं, हमारे जो लेक्चर वाली जो क्लास है, ठीक, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि इसका वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में, जो सबसे लास्ट में जो वेद आया है अथर्ववेद। ठीक, इसी अथर्ववेद में हमारा सभा और समिति का वर्णन है। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि सभा और समिति कौन है? सभा और समिति जो है प्रजापति की पुत्रियां हैं। प्रजापति, प्रजापति की क्या है? ये पुत्री है। ठीक, सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री के रूप में इंगित किया गया है। कार्य देख लीजिए, जो सभा होता है, सभा जो है ये आपका वृद्ध जने संभ्रांत जनों की परिषद होती थी। जो कम लोग होते थे, इसमें ध्यान रखिएगा, कम लोगों की परिषद थी और इसमें विशेष लोग ही रहते थे। ठीक है, इसका प्रमुख काम रहता था न्याय, अर्थात राजा के साथ मिलकर लोग न्याय करने का काम करते थे। अब आ गया आपका समिति। समिति जो होता था ये आम लोगों की समिति होती थी, इसमें आम लोग होते थे और यही जो है राजा का चुनाव करते थे। राजा का चुनाव करने का काम किसका होता था? ठीक, समिति का होता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पंचविश षड्विश किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो ध्यान रखिएगा, पंचविश और षड्विश किस ब्राह्मण ग्रंथ के, सॉरी, किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ठीक, तो ये ट्रिक के माध्यम से हमने आपको क्लास में पढ़ाया था कि पंच मतलब 5 6 जेटी। हमने क्या पढ़ा था? 5 6 और जेटी। ठीक, ध्यान रखिएगा, तो 5 6 जेटी अर्थात पंचविश, षड्विश, जैमिनी और तांडव, ये चारों के चारों जो है, ठीक, किसके ग्रंथ के हैं? तो ध्यान रखिएगा, सामवेद के। ठीक, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है आपके पंचविश और षड्विश, साथ ही साथ जैमिनी और तांडव भी आएगा। जैसे क्या आएगा? जैमिनी, जैमिनी और साथ ही साथ तांडव। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में जान लिया। ऋग्वेद के हम लोग पढ़े थे AK47, ऐसा करके एक ट्रिक बनाया था। ठीक, अर्थात 47 में ध्यान रखिएगा, ठीक, हमको इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है ए से एतरे, ठीक, ए से एतरे, एतरे एवं कौशितकी, कौशितकी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ठीक, ये है ब्राह्मण ग्रंथ। बाकी के लिए आप डिटेलिंग के लिए हमारे वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न ये बोलता है कि कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो सीधी सी बात है, आपको बस ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख
भारत से बाहर है, मतलब इस चीज को हम देख सकते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ईरान में है। ठीक, भारत से बाहर कहां पर है? ईरान में। तो सबसे पहले देखिए मानसेहरा, क्या मानसेहरा ठीक ईरान में है? शहबाजगढ़ी, बोगजकोई और आपका जूनागढ़। जूनागढ़ तो क्लियर है भारत में है, ये हो नहीं सकता। मानसेहरा ठीक और आपका शहबाजगढ़ी ये दोनों पाकिस्तान में है, ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान में है। ठीक, और ये दोनों अशोक के अभिलेख हैं और इन दोनों का जो लिपि है वो खरोष्ठी लिपि है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि। ठीक, अशोक के अभिलेख जो है, ठीक है, इसकी लिपि, कुछ अभिलेखों की लिपि जो है ब्राह्मी लिपि थी और कुछ अभिलेखों की लिपि खरोष्ठी लिपि थी, ध्यान रखिएगा। ठीक, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है, इसकी लिपि क्या थी? इसकी लिपि खरोष्ठी लिपि थी। क्लियर है? हमको ये देखना है कि ईरान, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जूनागढ़ कहाँ है? ये गुजरात में है, गुजरात में है। ठीक, अगर आपको बोगजकोई याद भी नहीं है तो आप यहां से डिराइव कर सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? बोगजकोई, ये आपका ठीक ईरान में है। क्लियर है? चलिए, इसी में ध्यान रखिएगा, वास्तव में ठीक है, इसी अभिलेख में हमको आर्यों के बारे में जानकारी मिल जाती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक आर्यों के आगमन के विषय में असत्य कथन बताइए। वैदिक आर्यों के आगमन के विषय में असत्य, ठीक है, ध्यान रखिए, असत्य बताना है। ठीक, कौन सा जो मैच द फ्लोइंग में सही नहीं मिला है। ठीक, पहला है अविनाश चंद्र, ठीक, डॉक्टर अविनाश चंद्र, इन्होंने कहा है कि आर्य जो है सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। क्लियर है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इनका ये स्टेटमेंट सही है कि मतलब आर्य जो थे वो सप्त सिंधु प्रदेश से, ध्यान रखिएगा, सिंधु, सिंधु, ध्यान रखिए, ये गलत है, सप्त सिंधु, सिंधु प्रदेश से, बिंदी रहेगा, सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। दयानंद सरस्वती, सॉरी, ठीक, नाम में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। ठीक, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जो आर्य हैं वो कहां से आए? तिब्बत से आए हैं, ये भी सही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए, ये भी सही है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इनका जो था, ध्यान रखिएगा, लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, दक्षिण ध्रुव से नहीं आए थे। ठीक, ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे? उत्तरी ध्रुव, ध्यान रखिएगा, उत्तरी ध्रुव से। एक्चुअली में इनका बुक का नाम है आर्कटिक होम्स ऑफ, आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस, ध्यान रखिएगा, आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस इनकी पुस्तक है। ठीक, यहां पर नाम भी है आर्कटिक, और आर्कटिक आपका उत्तरी ध्रुव में है, नीचे में अंटार्कटिक है, उत्तरी ध्रुव में आर्कटिक है। क्लियर है? ठीक, तो इसका उत्तर ये आएगा। ठीक, ये सत्य जो है, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। ठीक है, यानी कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा कहा गया है कि आर्य कहां से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न ये पूछता है कि ऋग्वैदिक कालीन जो पंचजन्य है, ठीक है, से संबंधित कौन सा नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा, पंचजन्य का मतलब होता है 5 कबीला। क्या होता है? 5 कबीला। ठीक है, 5 कबीला। तो इस कबीले से संबंधित कौन नहीं है, ये हमको देखना है। ठीक, तो पहला है यदु, दूसरा है पुरु, तीसरा है तुर्वसु और चौथा है स्वात। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप पढ़े हैं तो आपको याद भी होगा। तो यदु, पुरु, तुर्वसु, ठीक, द्रुहु और अनु, ध्यान रखिएगा, साथ ही साथ द्रुहु, ठीक, और अनु, ठीक, ये जो है 5 कबीले हैं। ठीक, स्वात कबीला नहीं है। वास्तव में स्वात नाम का एक घाटी है जम्मू कश्मीर में, स्वात घाटी। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इस चीज को समझिए, स्वात घाटी। तो यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुहु और अनु, ये 5 क्या है? कबीले हैं, और इन्हीं को पंचजन्य कहा जाता था। अगर शब्द में पंचजन्य के बजाय पांचजन्य पूछ दिया जाए, 5, ठीक है, ध्यान रखिए, 5 जन्य, ठीक, ध्यान रखिएगा, तब ये एक प्रकार का संख है। ध्यान रखिएगा, 5 जन्य संख, ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस है, 5 जन्य संख है। ठीक है, तो चलिए, ये आपको पता चल चुका है कि जो पंचजन्य थे, ठीक है, इसमें स्वात शामिल नहीं है। कौन कौन सा? यदु, पुरु, तुर्वसु, द्रुहु और अनु। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन आकाश के देवता नहीं है।
तो हमने ठीक ऋग्वेद वाले चैप्टर में, वैदिक वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो देवता है उनका वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। पहला है ठीक है आकाश के देवता, आकाश, ठीक है। उसके नीचे है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, ठीक। और उसके नीचे है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के नीचे है पृथ्वी, ठीक। तो 3 वर्ग हैं, ठीक, यानी 3 कैटेगरी है देवताओं का, ठीक। तो हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। अब हमको देखना है कि कौन सा देवता ठीक आकाश के नहीं है। आकाश मतलब टॉप लेवल के, ये टॉप। अब हम देखिएगा ठीक, वरुण, पुषण, उषा और ठीक बृहस्पति, इन चारों देवताओं में हमने एक ट्रिक बनाया था, ठीक। हमने ये ट्रिक बनाया था कि ठीक वरुण जो है, ठीक, वरुण जो है पुषण के साथ ठीक मिलने गए अपने मित्र को लेके। एक और देवता का नाम आएगा मित्र, ठीक है। मित्र के साथ गए अपने मित्र ये वरुण और पुषण जो है अपने मित्र विष्णु के पास मिलने गए। हमने ऐसा एक ट्रिक बनाया था, ठीक है, विष्णु, ठीक, कि वरुण और पुषण जो है अपने मित्र विष्णु के साथ मिलने गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर उषा ऑलरेडी पहले से बैठी हुई है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए आकाश के देवता। बृहस्पति जो है ठीक वास्तव में ये जो है पृथ्वी के देवता है। अब पृथ्वी के देवता में साथ ही साथ कौन कौन से आते हैं? पृथ्वी के देवता में अग्नि आएंगे, ध्यान रखिएगा, सोम आएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ बृहस्पति आएंगे। अंतरिक्ष में कौन कौन आ जाएंगे? इंद्र आएंगे, इंद्र, इंद्र प्रमुख देवता है, ध्यान रखिएगा, ठीक, इंद्र प्रमुख देवता है आपके अंतरिक्ष का। बाकी चीजें जो डिटेल में वीडियो में है, लेक्चर वाली वीडियो में, क्रैश कोर्स वाले में, ठीक। यहां पर हम इतना देख लेते हैं। अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कहता है कि पंच महायज्ञ में से निम्नलिखित में से क्या शामिल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना, ठीक। तो पंच महायज्ञ के बारे में आपको बता दूं, ये जो पंच महायज्ञ है, ठीक, ये आपको ध्यान रखिएगा, जो ऋग्वेदिक काल है, ऋग्वेदिक काल में या ये कहा जाए कि जो वर्ण व्यवस्था है ऋग्वेद के, जो आपका 10वां मंडल में, ठीक, हमारी किस चीज की चर्चा है? ठीक, वर्ण व्यवस्था का, चातुर्वर्ण व्यवस्था का। तो चातुर्वर्ण व्यवस्था में ठीक आपके अलग 4 अलग अलग वर्ण आते हैं, ठीक, जिनका आधार पहले कर्म था, बाद में जाति हो गया। अब यहाँ पर यह बता रहे हैं, ठीक, एक्चुअली में ये आश्रम व्यवस्था से संबंधित है, ठीक। वास्तव में क्या है, ठीक, जो आश्रम व्यवस्था, ध्यान रखिएगा, आश्रम, ठीक, आश्रम व्यवस्था के 4 प्रकार होते हैं, ठीक। पहला हो गया आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य। दूसरा हो गया गृहस्थ, तीसरा हो गया वानप्रस्थ, और चौथा हो गया संन्यास। तो ध्यान रखिएगा, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उनके लिए ये पंच महायज्ञ किया जाना अनिवार्य है, ठीक। तो ये पंच महायज्ञ का वर्णन कहाँ पर है? आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत गृहस्थों में है, ध्यान रखिएगा। ये गृहस्थ जो है यही पंच महायज्ञ को का निर्वहन करते हैं, और इनमें ब्रह्म यज्ञ आएगा, देव यज्ञ आएगा, पितृयज्ञ आएगा, अतिथि यज्ञ आता है और नृयज्ञ आता है, ध्यान रखिएगा। 2 और यज्ञ आएगा, अतिथि यज्ञ और नृयज्ञ, अर्थात ठीक है, इनके साथ साथ ये सभी के सभी शामिल है, ठीक। यानी कि ये जो, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है आपके, ठीक, पंच महायज्ञ में है। इसके अलावा अतिथि यज्ञ है, ठीक है, और आपका नृयज्ञ है, क्लियर है, ठीक। उसी में से एक भूत यज्ञ भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? ध्यान रखिएगा, गलत सुमेलित है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। पहला वज्जी, ठीक, क्या वज्जी का संबंध वैशाली से है? बिल्कुल है, ठीक, वज्जी का संबंध वैशाली से है। वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली। पांचाल, ठीक, पंचाल या पांचाल कहते हैं, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र, बिल्कुल सही है। अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटली, बिल्कुल, पोटली पोतनी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। अस्मक की राजधानी पोटली। चेदी की राजधानी कौशाम्बी, ये गलत है भाई। चेदी का राजधानी, ठीक, शक्तिमती या सुक्तिमती, अलग अलग जगहों में अलग अलग लिखा जाता है, तो शक्तिमती, ध्यान रखिएगा, शक्तिमती, ठीक। कुछ पुस्तकों में सुक्तिमती लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये कौशाम्बी किसकी राजधानी है? तो कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी है। वत्स, वत्स कहाँ पर है? वत्स जो है इलाहाबाद के पास का इलाका है, ठीक। वत्स जो है, ठीक, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, और उसके बगल में है आपका काशी। काशी की आपका काशी जो जनपद है, उस जनपद की राजधानी कौन सी होगी? वाराणसी, क्लियर है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक, ये हमारा इसका उत्तर होगा, गलत सुमेलित है में ये, ठीक, अर्थात चेदी की राजधानी
कौशाम्बी के बजाय सुक्तिमती या शक्तिमती होगी। क्लियर है। चलिए अगला 15वां प्रश्न में हम बढ़ते हैं। यहां देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। फिर ध्यान रखिएगा गलत, इस चीज को आप अंडरलाइन कीजिए। अब यहां पर हमको इस चीज को देखना है, विवाह के बारे में है ये, ठीक। तो इसमें कौन सा विवाह, ठीक, किस प्रकार का विवाह है। सबसे पहले देखिए ब्रह्म विवाह, ठीक। इसमें योग्य वर के साथ पुत्री का विवाह किया जाता है, ठीक। फिर दूसरा देखिए देव विवाह, यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के साथ करा दिया जाता है। चलिए ठीक। आर्ष विवाह, एक जोड़ी बैल प्रदान करके, ठीक। या प्रजापति विवाह, ठीक, प्रेम विवाह, ठीक। तो इतना में से आपका गलत सुमेलित कौन सा है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा ये सही है, ठीक, कि ब्रह्म विवाह में योग्य वर के साथ पुत्री का विवाह करा दिया जाता है। दूसरा भी सही है कि यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को पुत्री का दान करके विवाह करा दिया जाता है। तीसरा भी सही है, आर्ष विवाह में इसमें वर पक्ष क्या करता है, एक जोड़ी बैल जो है प्रदान करता है कन्या पक्ष को और विवाह कर लिया जाता है, ठीक। प्रजापत्य विवाह जो है, ठीक, ये प्रेम विवाह नहीं है। प्रेम विवाह हम किसे कहते हैं, गंधर्व विवाह को कहते हैं। गंधर्व विवाह ही प्रेम विवाह है, इसलिए हमारा गलत सुमेलित कौन सा है, डी गलत सुमेलित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक। अगला हम देखते हैं, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, महाजनपद काल में कौन सा राज्य में गणराज्य या गणतंत्र शासन व्यवस्था थी, ठीक। अर्थात महाजनपद काल के जितने राज्य में थे, ठीक, उस राज्यों में से किस राज्य में गणतंत्र था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को आप यहाँ अंडरलाइन कीजिए, ठीक। और इस चीज को यहाँ पढ़िए आप, देखिए वज्जी, काशी, अवंती और मल्ल। तो आपको मैं बता दूं जो वज्जी है ये 8 राज्यों का गढ़, ध्यान रखिएगा 8 राज्यों का क्या था, गढ़ था, ठीक। यानी 8 गढ़ों का, ठीक, ये समूह था, ठीक। ध्यान रखिएगा। और इसकी राजधानी वैशाली थी, वैशाली। क्लियर है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात करें तो वो कहाँ था, वज्जी। यहाँ पर 8 छोटे छोटे गढ़ थे, वो मिलके वज्जी संघ का निर्माण किए थे। वास्तव में वज्जी एक संघ था, कोई एक राज्य नहीं था, ये छोटे छोटे 8 गढ़ों से मिलके बना हुआ था, ठीक है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था का निर्माण किया था। तो ध्यान रखिएगा, ठीक, महाजनपद काल में केवल एक महाजनपद था वज्जी, जहां पर क्या था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। क्लियर है, ठीक है। चलिए काशी की राजधानी कौन सी है भाई, वाराणसी, 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 ठीक। अवंती का उज्जैनी, उज्जैनी, ठीक। मल्ल का है कुशीनगर, कुशीनगर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा एक प्रतिलोम विवाह है, ठीक। चलिए प्रतिलोम विवाह के लिए आपको अनुलोम विवाह का भी जानना पड़ेगा, ठीक। तो 2 प्रकार के विवाह होते थे, यानी जो मनु थे, ठीक। ध्यान रखिएगा यहां पर हम 2 प्रकार के विवाह की बात करते हैं। पहला विवाह है अनुलोम विवाह, अनुलोम, ठीक। और दूसरा है प्रतिलोम, ठीक। तो पहले इस चीज को समझ लीजिए, अनुलोम विवाह क्या है, ठीक। जब उच्च वर्ण का लड़का हो, ठीक, और उससे, ध्यान रखिएगा, उससे निम्न वर्ण की लड़की हो, तो इस विवाह को हम अनुलोम विवाह कहते हैं। वर्ण व्यवस्था के संदर्भ की बात है, ठीक। प्रतिलोम विवाह का मतलब होता है जब लड़का जो है वो निम्न वर्ण का हो और लड़की जो है उच्च वर्ण की हो, तो उस विवाह को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम विवाह। तो हमको प्रतिलोम को खोजना है, अर्थात हमको ये देखना है कि जो लड़का होगा, ठीक, ये क्या होगा, निम्न वर्ण का होगा, ठीक। और इससे उच्च वर्ण का क्या होगा, लड़की, ठीक। लड़की क्या होगी, इससे उच्च वर्ण की। अब आप इन चारों स्टेटमेंट में हमको खोजना है, ठीक। चलिए पहले देखते हैं, ब्राह्मण लड़के का क्षत्रिय लड़की से विवाह। तो ब्राह्मण लड़का है यानी कि उच्च वर्ण का है, और लड़की निम्न वर्ण की है, यानी कि ये अनुलोम विवाह हो गया, ठीक। वैश्य लड़के का शूद्र लड़की से विवाह। तो वैश्य जो है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था में उच्च में है, ठीक है, किससे, शूद्र से, ये भी विवाह जो है अनुलोम विवाह हो जाएगा। ब्राह्मण लड़के का शूद्र लड़की से विवाह, ठीक। ब्राह्मण ऊपर में है, शूद्र नीचे में है, ये भी अनुलोम विवाह हो जाएगा, ठीक। शूद्र लड़के का वैश्य लड़की से विवाह, ध्यान रखिएगा ये, ठीक, ये है आपका प्रतिलोम विवाह। शूद्र लड़का है, ठीक, अर्थात लड़का निम्न वर्ण का और लड़की वैश्य उससे उच्च वर्ण की है, तो इसका सही उत्तर होगा, ठीक, ये डी।
आया समझ में? ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ठीक, 20वां प्रश्न, ठीक 18वां प्रश्न, सॉरी। यहां पर ध्यान रखिएगा, श्याम अयस, ठीक अयस का नहीं लिखते हैं, श्याम अयस। श्याम अयस्क के नाम से किस धातु को जाना जाता था? ठीक, तो श्याम अयस के नाम से हम किस धातु को जानते थे उत्तर वैदिक कालीन और उसके बाद के काल में? ठीक, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपके पास विकल्प है लोहा, तांबा, टीन और कांसा। तो आपको बता दूं इसका सही उत्तर, ज्यादा वो नहीं रखना है, सही उत्तर लोहा है। ठीक, लोहा को हम किस नाम से जानते थे? ठीक, श्याम अयस्क के नाम से। क्लियर है? फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ठीक सुमेलित करना है। आपके ये नदियां हैं और इसका ठीक नाम है। तो पहला देखिए सिंधु। सिंधु नदी का नाम क्या है भाई? प्राचीन नाम, तो इसका नाम है हिरण्यनी, ठीक, या हिरण्यानी। क्लियर है? ठीक, झेलम। झेलम को हम किस नाम से जानते हैं? वितस्ता के नाम से जानते हैं। ठीक, चिनाब को हम अश्कनी के नाम से जानते हैं और सरस्वती को घग्गर के नाम से जानते हैं। अब देखिएगा कौन सा विकल्प है। ठीक, ए का 4, तो 4 2 हो गए। झेलम का 2 2, ठीक, आपका चिनाब का 1 और सरस्वती का घग्गर, यानी कि आपका विकल्प डी, ये विकल्प। ठीक, ये आपके इसमें 5 विकल्प हो गए, एक विकल्प नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगला प्रश्न के लिए। अगला हमारा प्रश्न है, ठीक 20वां प्रश्न, कि 16 महाजनपदों में से कौन सबसे पूर्वी जनपद है? ठीक, ध्यान रखिएगा, सबसे ईस्टर्न मोस्ट, ठीक जनपद कौन सा जनपद है? तो इसको हम लोग क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे ईस्टर्न मोस्ट में आपका ठीक अंग जनपद है। कहां पर? अंग। ये आपका ठीक अंग जनपद जो है आपका मगध से ठीक और आगे पड़ता है। ध्यान रखिएगा, मगध से भी आगे पड़ता है अंग जनपद। ठीक, ये अंग है, मान लीजिए अंग। अंग की राजधानी चंपा, ध्यान रखिएगा चंपा। अंग के इसके पहले है, ध्यान रखिए इस तरफ, इसके वेस्ट में यानी ठीक पश्चिम में है मगध। ठीक, इसके बाद है अस्मक। अस्मक तो दक्षिण में है, ध्यान रखिएगा बहुत दूर में है, ये महाराष्ट्र में अस्मक। ठीक, अस्मक की राजधानी पोटली या पोटनी, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद है कंबोज, ये पाकिस्तान में। पाकिस्तान मतलब इसकी अगर आप देखा राजधानी देखा जाए तो हाटक है। तो सबसे ठीक पूर्वी जनपद है आपका अंग जनपद। क्लियर है? चलिए ठीक, आज का इतना प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप अभ्यास कीजिए। ठीक है, इसको अगर आप शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं तो 1 लाइनर शॉर्ट नोट बना के आप रख लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, आशा करता हूं कि ये प्रश्न जो है ठीक है आपको आपका मानसिक व्यायाम में काम आएगा। ठीक है, शारीरिक व्यायाम तो होता ही है, मानसिक व्यायाम में काम आएगा। ठीक है, इसी आशा के साथ ठीक मैं विदा लेता हूं। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ठीक हमारे जो अगले चैप्टर है उसका आपका वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। ठीक, और उसका आपको ठीक एमसीक्यूज भी मिल जाएगा। फिलहाल आपका काम है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कंटेंट चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे टेलीग्राम में भी जा सकते हैं। जो टेलीग्राम का जो हमारा लिंक है ठीक वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, कंपटीशन कम्युनिटी का ऐप। ठीक है, चलिए फिर ठीक नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।